वेलकम बैक टू पवन वाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सहाटे। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं यूनिट 3.4 जो कि एक इंटरव्यू है और उसको टाइटल भी इंटरव्यू ही दिया गया है। और ये इंटरव्यू एक बहुत ही महान शख्सियत का, बहुत ही महान व्यक्ति का ये इंटरव्यू है जिसने दुनिया की सोच को बदलने का या फिर खुद को बदल करके दुनिया में बदलाव लाने की चेष्टा करने की कोशिश उन्होंने की। अब देखिए इसमें क्या है, ये इंटरव्यू क्या है, इसमें उन्होंने क्या बताया, ये सारी चीजें तो हम देखने वाले हैं। पर उसके पहले हम आगे बढ़ते हैं आइस ब्रेकर के साथ। ठीक है, कंप्लीट द वेव डायग्राम। ठीक है, इन व्हाट वे आई कैन चेंज माई सेल्फ। देखो हमें अगर बदलाव लाना है खुद में, चेंज माई सेल्फ। ठीक है, तो बहुत सारी अभी ये सवाल जो है, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर हर एक व्यक्ति के लिए अलग होगा। ठीक है, क्योंकि मैं बदलना चाहता हूँ तो कोई बहुत गुस्सा करने वाला होगा तो वो कहेगा मुझे गुस्से पर काबू करना है। ठीक है, अगर कोई बहुत ही ज्यादा डरने वाला है, जिसको डर लगता है, तो वो कहेगा मुझे मेरे डर को काबू करना है, डर पर काबू करना है या डर को कम करना है। आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई एंगर। एंगर ये चीज ऐसी है जो इस जमाने में जिस ऐसा कहा जाता है कि 20वां शतक आते आते और ये जो लाइफस्टाइल लोगों की हो चुकी है, उससे लोगों के अंदर बहुत सारा गुस्सा पनप रहा है। तो आप देखोगे कि रोड पर ट्रैफिक में भी कभी साइड नहीं देने की वजह से झगड़े होते हैं और उसमें कई लोग मारे भी जाते हैं। तो इस तरह से एंगर ये बहुत ही बड़ी समस्या आज की दुनिया की बन चुकी है, क्योंकि लोगों की मानसिकता स्थिर नहीं है। लोगों में क्या कहते हैं, वो ठहराव नहीं है, वो रुक कर सोचने की कि इसका परिणाम क्या होगा, ये सोचने तक का लोगों को फुर्सत आज नहीं है और इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। अभी इसमें मैं मेरा खुद का उदाहरण दूंगा। तो इन व्हाट वे आई कैन चेंज माई सेल्फ। तो मैं कभी कभी बहुत ही ज्यादा एक आधा कार्य शुरू करना हो तो बहुत ही ज्यादा उत्साह से कार्य शुरू करता हूँ, पर बाद में थोड़ा सा ढीला पड़ जाता हूँ। ठीक है, सो आई वांट टू चेंज माई सेल्फ। कैसे? आई वांट टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। शुरुआत तो हो जाती है पर बाद में थोड़ा सा ढीला, और ये मुझे लगता है कि हर एक इंसान की ये क्वालिटी होती है कि शुरुआत में तो हम करते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा ढीला पड़ जाते हैं। उसके बाद में आई वांट टू कीप माई सेल्फ कीप मोटिवेटेड। उसके बाद में क्या होगा? एंगर तो सबके लिए कॉमन हमने रख ही लिया है। उसके बाद में होगा चलिए, आई वांट टू कंट्रोल माई फियर ऑफ डार्कनेस। है ना, अंधेरे से बहुत डर लगता है। तो ये मेरे खुद का नहीं है, पर बहुत सारे लोग मैंने देखे जो अंधेरे से डरते हैं। और बाद में मैं कैसे? तो आई वांट टू चेंज माय स्पेंडिंग हैबिट्स। है ना, जो पैसे मैं खर्च करता हूँ, तो वो जो मेरा खर्चा है, क्या मैं सही चीज पर पैसा खर्च कर रहा हूँ या फिर मुझे जरूरत भी नहीं है ऐसे चीज पर मैं पैसा खर्च करता हूँ। तो ये चीजें इस तरह से मैं खुद को बदलने का मतलब क्या होता है? अभी इसका जो मेन पर्पस है, इसका एम ऑब्जेक्टिव जो है, इसका उद्देश्य जो है इस एक्टिविटी का, कि हमें खुद को पहले समझना होगा। ठीक है, हमको पहले खुद को समझना है कि मैं क्या हूँ और मैं किस तरह से मेरा बर्ताव है, और फिर अगर उस बर्ताव में कुछ गलत है तो फिर उसको मुझे बदलना है। मतलब हमें और भी ज्यादा प्रगति करनी है, हमें और भी ज्यादा अच्छा इंसान बनने की ओर बढ़ना है। देखिए जब हम कहते हैं कि अच्छा बनना है, तो अच्छा बनना ये एक बहुत ही बड़ी संकल्पना है। पर अच्छा बनना मतलब क्या होता है? देखिए एक विद्यार्थी, एक छात्र है, समझ लीजिए एक छात्र है, एक विद्यार्थी। अभी उसको मान लीजिए 90% मार्क्स आए हैं, तो अगले साल वो अगर 91 के लिए एम करता है तो वो आगे बढ़ रहा है।
ठीक है। एक व्यापारी है जिसने इस साल 2 लाख का नफा मतलब नफा उसको हुआ है, तो अगले साल अगर वो 2 लाख को 2.5 लाख करता है तो उसकी प्रगति हो रही, मतलब इंसान। और देखिए इस मानव प्रजाति की, मैं बाकी जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मानव प्रजाति की बात कर रहा हूँ, जो हम लोग भले ही किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना होता है, ठीक है, तभी हम टिक पाते हैं, वरना हम बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो हमें निरंतर निरंतर प्रयास करने होते हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़ते रहे। कल मैंने दूसरों की तुलना में नहीं, देखिए ये बहुत बड़ी एक समस्या हमारे साथ है कि हम हमेशा दूसरों के साथ तुलना करते हैं कि उसे इतने मिले हैं तो मुझे भी इतने मिलने चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये चीज हमको नहीं करनी है, हमें अपने आप से अपनी तुलना करनी है। तो मुझे क्या करना है कि पिछली बार मुझे इतना मिला था, अब इस बार मुझे इससे थोड़ा ज्यादा करना है, ठीक है। मैं एक व्यापारी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो पिछले साल मेरा नफा 2 लाख का था, तो इस साल मुझे 2.5 लाख का करना है। तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्या मुझे दुकान का थोड़ा सा वक्त बढ़ाना होगा, या फिर क्या मुझे और ज्यादा लोगों से मिलना होगा, या जो भी करना है वो हमें करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं छात्र हूँ तो पिछले साल 90 आए हैं, तो इस साल 91 हो, 92 हो, मतलब 92 हो, हम कर सकते हैं, ठीक है। एक साधारण आम इंसान होता है, वो एक इंसान के तौर पर, एक ह्यूमन बीइंग के लेवल पर वो भी हम आगे बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ सकते हैं कि हर एक आदमी में कुछ गुणों का, कुछ अवगुणों का समूह उसमें मौजूद होता है। तो किस तरह से हम हमारे अवगुण कम करते करते गुण हम बढ़ाए, तो ये प्रगति ही होती है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, है ना। तो इस तरह से हमको निरंतरता से आगे बढ़ते रहना होता है, तभी उसको हम कहेंगे कि हम जीवन जी रहे हैं। वरना तो फिर सिर्फ खुद का पेट पालना, या फिर आपकी भूख मिटाने के लिए सिर्फ कुछ करना, ये तो बिल्कुल भी इंसान का जीवन नहीं कहलाया जाएगा, ये तो किसी जानवर का जीवन कहला जाएगा। Given below are prerequisites of an interview. Fill up the boxes with suitable actions to be undertaken with reference to the given points. Prerequisites of an interview. एक इंटरव्यू के लिए प्रीरिक्विजिट क्या होता है? प्रीरिक्विजिट का मतलब क्या होता है? प्रीरिक्विजिट का मतलब प्री, अभी ये सवाल, ये जो शब्द है वो अपने आप में हमको ही दे रहा है। प्री मतलब पहले है, और रिक्विजिट मतलब जो कुछ भी हमें चाहिए, जिसको हम कहेंगे जरूरतें, है ना। जरूरतें मतलब प्री रिक्विजिट्स ऑफ एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के पहले क्या क्या चीजें जरूरी है उनके बारे में इसमें बताया गया है। एरियाज टू बी कवर्ड, सबसे पहले तो हमको इंटरव्यू में ये सोचना होगा कि हमको किस चीज पर बात करनी है ना, या फिर किन किन चीजों पर बात करनी है, किन किन विषयों पर, है ना। विषय, जिसको हम कहेंगे विषय, ठीक है। क्या आप सिर्फ मैं जब एक विराट कोहली से बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं सिर्फ विराट कोहली के साथ क्रिकेट पर ही बात करूंगा? नहीं, उसके साथ में फिर उसकी शिक्षा के बारे में बात करूंगा, फिर मैं उसके मोटिवेशन के बारे में बात करूंगा, उसके साथ में फिर मैं ये भी बात करूंगा कि उसको क्या क्या पसंद है, उसकी पसंद क्या है, उसको खाने में क्या पसंद है, उसको कौन सी फिल्में पसंद है। इस तरह से मैं बहुत सारे विषय उसमें कवर कर सकता हूँ, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, अभी हमको फिर एक बार विषय हमने चुन लिए, तो फिर हमको वक्त भी उसको डिसाइड करना होगा कि भाई पहले तो हमें सोचना है कि भाई इंटरव्यूअर ने मुझे कितना वक्त दिया है। विराट कोहली का मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तो उसने मुझे कितना वक्त दिया है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। तो उसके हिसाब से फिर मुझे प्रश्नों का चयन करना है, विषयों का चयन करना है। अगर बहुत कम समय दिया है, तो अगर उसमें कम विषय में लूंगा तो मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा अच्छा होगा। अच्छा होगा मतलब मैं डिटेल में उसका इंटरव्यू कर सकता हूँ। मेक इंटरव्यू इंटरेस्टिंग, है ना। इंटरेस्ट, इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे सवाल भी पूछे जाए जो अभी तक किसी ने पूछे नहीं, तो क्या होगा, नई जानकारी लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लोगों को वो इंटरव्यू सुनने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू ले रहे हो
और आप ही को डर लग रहा है तो फिर पूरा इंटरव्यू जो होगा वो थोड़ा सा ठीक से नहीं आप कर पाओगे। आपको भी उतना ही कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए जितना वो इंटरव्यू देने वाले को होता है। इसमें फिर और क्या इंक्लूड कर सकते हैं? इसमें और एक चीज इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि सेटअप। सेटअप मतलब कहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हो? आप गार्डन में बैठकर दो कुर्सियां डालकर इंटरव्यू ले रहे हो, आप स्टूडियो में ले रहे हो, कहाँ पर ले रहे हो? उसके बाद में बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या होगा कि किस तरह से आप इंटरव्यू, मतलब जैसे गार्डन में ले रहे हो या हॉल में ले रहे हो। और सेटअप का मतलब क्या होगा? फिर सेटअप का मतलब होगा फिर वहां पर क्या होगा? दो कुर्सियां होंगी खाली बस, या फिर एक टेबल और दो कुर्सियां होंगी, या फिर आप ऐसे हैं कि चलते चलते इंटरव्यू ले रहे हो, है ना? बस आपके हाथ में इधर दोनों को भी माइक लगा है और दोनों ऐसे चलते चलते हुए गार्डन में इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये सेटअप और बैकग्राउंड ये भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में लाइटिंग, है ना? क्योंकि कैमरा के लिए लाइटिंग बहुत जरूरी होती है ना? और आखिर में हम कह सकते हैं बहुत सारी चीजें इसमें, ऐसा नहीं है कि इतनी ही चीजें हैं, इसके इसके बहुत सारी चीजें। फिर हम ड्रेस ड्रेस कोड, है ना? क्या आप फॉर्मल इंटरव्यू ले रहे हो तो अगर आप फॉर्मल इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको क्या करना होगा कि आपका ड्रेस भी वैसा ही सूट होना चाहिए जो एक स्टूडियो में बैठे हुए एक कुर्सी टेबल दोनों के साथ में ऐसा। तो इस तरह से वो क्या, कौन सा इंटरव्यू आप ले रहे हो, कहाँ पर क्या कर रहे हो, ये चीजें उसमें आएंगी। ठीक है, तो इसके लिए एक इंटरव्यू जब लिया जाता है तो हमें इन चीजों का पता नहीं, हम सिर्फ इंटरव्यू देखते हैं। पर इंटरव्यू हो रहा है तो उसमें किन किन चीजों का समावेश हो रहा है, उसमें किन किन चीजों की बात की जा रही है, या फिर क्या क्या चीजें उसमें महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें हमको समझना जरूरी होता है। तो चलिए अभी चलते हैं इंटरव्यूअर की ओर। जे कृष्णमूर्ति, कौन है जे कृष्णमूर्ति? मैंने आपसे कहा कि बहुत महान शख्सियत है, शायद आपने नाम सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। J. Krishnamurti is regarded as one of the greatest philosophical and spiritual figures of the 20th century. 20th century, है ना? 20वें शतक के एक बहुत ही महान फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, है ना? अध्यात्म के संबंध में उनका जो कार्य है उसके लिए वो बहुत ज्यादा जाना। और फिलोसॉफी क्या होती है? फिलोसॉफी मतलब एक आपकी जो सोच होती है, आप जिस तरह से उसको लोगों तक पहुंचाते हो, उसको वो होती है फिलोसॉफी। ठीक है, 20th सेंचुरी, आज ये 20वीं सदी के एक बहुत ही जाने माने ऐसे व्यक्तित्व रहे। He claimed no allegiance to any caste, nationality, religion or tradition। और आखिर तक नो एलिजेंस, एलिजेंस का मतलब क्या होता है? एलिजेंस का मतलब क्या होता है? एलिजेंस का मतलब क्या होता है? जुड़ाव, है ना? मतलब वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी पंथ से जुड़ाव नहीं रखते थे, वो एक अलग अपना अस्तित्व रखते थे। ठीक है, नेशनलिटी भी नहीं, कि देश भी नहीं, है ना? His purpose was to set humankind free from destructive limitations of the human mind। और इसका कारण क्या होगा कि मैं कोई भी धर्म को नहीं मानता हूँ, या फिर मैं किसी भी धर्म का नहीं हूँ, किसी भी जाति का नहीं हूँ, किसी भी देश का नहीं हूँ। ऐसा कहने का उनका उद्देश्य क्या था? ऐसा कहने का उनका उद्देश्य ये था कि वो मानव प्रजाति को, ह्यूमन काइंड, है ना, ह्यूमन काइंड मतलब मानव प्रजाति को, ये जो डिस्ट्रक्टिव लिमिटेशंस है, मतलब मानव प्रजाति की अगर प्रगति किसी चीज ने रोकी होगी तो इन्हीं सारी चीजों ने रोकी है। तो उस प्रगति में बाधा बनने वाली चीजों से ऊपर उठकर वो मानव प्रजाति को उससे मुक्त कराना चाहते थे। ठीक है, इन सारी चीजों से, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये किसी भी
महत्व की नहीं है ना? नहीं तो ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई एक धर्म के लोगों को या फिर कोई एक विशिष्ट प्रजाति के जाति के लोगों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, फिर मौका या उनमें ही वो स्किल्स होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी, हर एक व्यक्ति आज अगर आप देखोगे तो कुछ हजारों सालों पहले की बात अलग है, आज की बात क्या है कि कोई भी इंसान जो चाहे जो सोचे वो कर सकता है, बशर्ते उसको उसमें काम करने की इच्छा हो और उसकी हार्डवर्क करने की तैयारी हो। वो कुछ भी, कोई भी इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। मायने नहीं रखता है कि वो किस जात का है, किस धर्म का है, किस पंथ को मानने वाला है। कोई भी चीज मायने नहीं रखती, कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है अगर वो ठान ले तो। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोग, कई जाति के, कई धर्मों के लोग आगे बढ़ चुके हैं और बहुत अपने अपने क्षेत्र में बहुत अपना नाम ऊंचा किया है, अपने देश का नाम ऊंचा किया है, आपने अपना एक अलग स्थान उन्होंने निर्माण किया है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी देश से जुड़ाव नहीं रखना है और मैं इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके एक मानव प्रजाति को इन सारी चीजों से मुक्त करके उनको क्या कहते हैं, मुक्त ऐसा आकाश देना चाहता हूँ, मुक्त ऐसी धरती देना चाहता हूँ जो इंसान के मस्तिष्क को और भी ज्यादा सोचने को या फिर और भी अच्छी चीजें करने पर करने के लिए उद्युक्त कर सके। ठीक है, ही फोकस्ड ऑन द वेरी नेचर एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। और उन्होंने क्या किया, तो सारा उनका जो ध्यान था, उन्होंने फोकस किस पर किया है, वेरी नेचर एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। लेकिन कि इंसान किस तरह से उसका दिमाग सोचता है या फिर किस तरह की जिंदगी वो जी रहे हैं और उस जिंदगी की गुणवत्ता, उस जीवन की गुणवत्ता क्या है, इन चीजों पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है। कि सारे के सारे लोग, नेचर और क्वालिटी क्या होता है कि देखिए, सिर्फ आपने कुछ पैसा कमा लिया या फिर आपके पास बहुत पैसा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन अच्छा हो गया है ना? क्वालिटी, हाँ, आप क्वालिटी पहनोगे, क्वालिटी खाओगे, ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनोगे, बड़ी कार में घूमोगे, बड़ी गाड़ियों में, बड़े घर में रहोगे, ये हो गया। पर ये हो गई क्वालिटी ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अलग होती है। दो चीजें अलग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लिविंग। क्वालिटी ऑफ लिविंग किससे बनती है कि भाई आप अच्छे घर में रहो, अच्छा खाना खाओ, आप अच्छा मतलब पौष्टिक, है ना, अच्छे कपड़े पहनो, मतलब ब्रांडेड, अभी इसमें तो ब्रांडेड ही कहा जाएगा आपके जमाने में, इसको ब्रांडेड कहेंगे, ठीक है, अच्छी कार में घूमो, है ना? तो इसको कहेंगे हम क्वालिटी ऑफ लिविंग। पर क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं, आपकी सोच क्या है, क्या आप दूसरी, आप तो, आपके पास तो इतने पैसे हो चुके हैं, पर क्या आप लोगों को मदद करना चाहते हैं, क्या आप समाज को कुछ दे रहे हो, लौटा रहे हो, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है, आपने जो कुछ भी कमाया वो समाज की ओर से कमाया है, तो क्या आपने समाज को कुछ लौटाया है किसी क्षेत्र में, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो या कहीं सामाजिक कार्य में हो, कहीं आपका कुछ योगदान है, आपने कुछ योगदान दिया है, या फिर आपकी सोच कैसी है, क्या आप लोगों को मतलब ऐसा सोचते हो कि ये समाज तो बहुत बुरा है, अगर ऐसी सोच है, पैसे होने के बावजूद अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये समाज तो बहुत बुरा है, इसमें बहुत बुरे लोग भरे पड़े हैं, क्योंकि आप भी एक समाज का हिस्सा हो, तो उसमें क्या होगा, आप भी वैसे ही हो। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आपकी सोच वैसी है, आपकी सोच बदली नहीं है, इन सारे पैसों के बावजूद या फिर अच्छे पद पर जाने के बावजूद अगर आपकी सोच नहीं बदली है, आप समझते हो कि लोग बुरे होते हैं, तो फिर ये कतई आपके जीवन का जीवन की गुणवत्ता में बदलाव हुआ है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि जीवन तो अच्छा ही है, इसमें लोग भी अच्छे ही हैं, बुरा कोई नहीं है, सिर्फ देखने का नजरिया उन इन लोगों को बुरा या अच्छा बनाता है। ठीक है, कोई
आपके कोई काम आया तो आप उसको अच्छा कहते हो, कोई आपके काम नहीं आया तो आप उसको बुरा कहते हो। पर हो सकता है कि जो काम नहीं आया है उसकी भी इच्छा थी पर वो नहीं कर पाया किसी वजह से। तो इस तरह से आप जिस तरह का जीवन जी रहे हो तो वो क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है और क्वालिटी ऑफ लिविंग अच्छी है, दोनों भी अच्छी होनी चाहिए। अगर वैसा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। और इन्हीं चीजों पर जे कृष्णमूर्ति ने फोकस किया। ठीक है। He highlighted the importance of critical awareness of the inner and outer world through his writings and speeches. और वो एक लेखक, जाने माने लेखक भी जाने जाते हैं। और उन्होंने क्या किया है कि मानवता को किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, मानवता को कैसे हम गुणवत्ता प्रदान कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा है। और उन्होंने जो लिखा है या फिर कुछ भाषण भी उन्होंने दिए हैं, उनमें उन्होंने किस चीज पर ध्यान दिया है ज्यादा? इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ इनर एंड आउटर वर्ल्ड। मतलब सिर्फ बाहरी, हाँ, मैं ये कहता हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग, ये दोनों चीजें उसमें आ जाती है। जब मैं कहता हूँ क्वालिटी ऑफ लिविंग, तो क्वालिटी ऑफ लिविंग में आप सिर्फ बाहरी चीज को देख रहे हो, बाहरी चीजों को देख रहे हो, कैसा घर है, कैसी गाड़ी है, कैसा क्या पहना है ना। पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जब मैं कहता हूँ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब होता है अंदर से आप कैसे हो, इनर एंड आउटर वर्ल्ड, दोनों चीजों को सुधारना है ना। इंसान का पहला धर्म क्या है कि भाई हम दोनों, ठीक है, पैसा कमाना जरूरी है, आज के जीवन जमाने में पैसे के सिवा कुछ नहीं होता, ये भी जरूरी है। इसी के साथ साथ सिर्फ वो ही करते अगर हम जाएंगे तो हमारा जीवन गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा। तो उसके लिए जीवन को गुणवत्तापूर्ण करने के लिए अंदर से भी हमें बदलना होगा, अंदर से भी हमें अच्छा होना होगा, अच्छी चीजें हमको आत्मसात करनी होगी, बुरी चीजें हमें जो है उसको छोड़ना होगा। तो इस तरह से हम दोनों भी स्तर पर, अंदरूनी तौर पर भी और बाहरी तौर पर भी, दोनों स्तर पर हम आगे बढ़ते जाए, ऊपर उठते जाए, ऐसा उनकी सोच थी। और इसी तरह से वो कार्य अपने भाषणों में, अपने लेखों में उन्होंने इसी चीज पर ज्यादा ध्यान दिया है। The interview is an extract from the talks and discussions held by J. Krishnamurti with the students of Rishi Valley schools. ठीक है। अभी ये जो इंटरव्यू हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना, इस यूनिट में, वो इंटरव्यू एग्जैक्टली क्या है? तो इंटरव्यू है जे कृष्णमूर्ति, जनक कृष्णमूर्ति, ये प्रवर्तक भी है। अब ये ऋषि वैली स्कूल कहाँ पर है, ये चीजें भी हमको जानना थोड़ा बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता होनी चाहिए। ऋषि वैली स्कूल को एक बहुत ही अच्छी पाठशाला, ऋषि वैली स्कूल, ये बेंगलोर से दूर है, पर आंध्र प्रदेश में एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर बिल्कुल भी सुनसान ऐसे पहाड़ हुआ करते थे, जहाँ पर पेड़ वगैरह नहीं उगते थे। ऐसी जगह पर जाकर जे कृष्णमूर्ति ने एक स्कूल की स्थापना की और धीरे 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 उस जगह को उन्होंने हरा भरा कर दिया, पेड़ पौधे लगाए। और वहाँ ये जो स्कूल चलता है ऋषि वैली स्कूल, ये ऋषि वैली स्कूल पूरा बच्चों के हिसाब से चलता है। मतलब उनको पूरा फ्रीडम होता है, वो ही सारा स्कूल चलाते हैं, टीचर्स वहां पर है पढ़ाने के लिए, पर ये स्कूल सिर्फ बच्चों को केंद्र मानकर चलता है। तो बच्चे ही सारी चीजें वहां पर तय करते हैं कि क्लास में जाना है तो कहाँ पर जाना है, या फिर बाहर बैठकर आपको पढ़ना है तो आप बाहर बैठकर पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें बहुत, और समाज से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई ये स्कूल मानी जाती है कि समाज को ज्यादा से ज्यादा हम क्या देख सकते हैं। तो इन्होंने बहुत सारा कार्य आसपास के गांव में करके उनके पानी के स्रोत उन्होंने निर्माण किए हैं, गांव को पेड़ लगाया, गांव में पेड़ लगा कर गांव को हरा भरा करने का काम भी उन्होंने किया है। तो ये जो ऋषि वैली स्कूल है, ये ऋषि वैली स्कूल के बच्चों के साथ उनका जो संभाषण हुआ है, उनकी जो बातचीत हुई है, वही इस इंटरव्यू में हम देखने वाले हैं। He communicates his idea of education as an instrument of the transformation of human mind. और इस पूरे इंटरव्यू में
उन्होंने बच्चों के साथ क्या बात की है, या फिर वो बच्चों को क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं शिक्षा का महत्व। अब शिक्षा का महत्व बताते हुए वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम इंसानी दिमाग में बदलाव ला सकते हैं। इंसान की सोच में, इंसान के सोचने के तरीके में जो बदलाव करता है, या फिर जो बदलाव करने की क्षमता रखता है, वही होता है ट्रू एजुकेशन। सच्ची शिक्षा वही है जो इंसान की सोच में बदलाव ला सके, सोचने के ढंग में, सोचने के तरीके में, उनके विचारों में, इंसानों के विचारों में जो बदलाव ला सकता है, वही है शिक्षा, है ना? और शिक्षा को ही एक आधार मान करके उसी के द्वारा धीरे 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 इंसानी विचारों में बदलाव करने की कोशिश उन्होंने अपने जीवन में की है। और इसी का वो फल है, हम कह सकते हैं कि ये ऋषि वैली स्कूल, है ना? ऋषि वैली स्कूल में जैसे मैंने आपको बताया, क्या किया जा रहा है कि जो बाकी स्कूलों में होता है कि पढ़ाना, मार्क्स, ये चीजों को ज्यादा ध्यान न देते हुए उन्होंने उसमें क्या किया है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समाज के प्रति हम कह सकते हैं कि उनको ज्यादा संवेदनशील करते हुए समाज को हम क्या दे सकते हैं, इस तरह का एक भाव, इस तरह का एक विचार उनके मन में बोने की उन्होंने कोशिश की है। और आप इंटरनेट पे जाकर देख सकते हो कि ऋषि वैली स्कूल के बारे में, उनके विद्यार्थियों के, उनके छात्रों के बारे में, वो जो भी उनके स्कूल से पढ़ कर के बाहर आए हैं उनके बारे में, सारे लोगों के बारे में आप आराम से पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी चीजें उसमें दी गई है। तो ये सारी चीजें उन्होंने करने की कोशिश की है। और ये सारा बदलाव जो लाना है ना? वो सबसे पहले तो वो क्या मानते हैं कि इंसान को प्रगति करनी चाहिए। प्रगति करने के लिए क्या जरूरी है? इंसान के विचारों में बदलाव आना जरूरी है। इंसान के विचारों में बदलाव कैसे आएगा? तो वो शिक्षा से ही आएगा, या फिर शिक्षा की वजह से ही वो बदलाव लाया जा सकता है। ऐसी सोच उनकी है, और उसी सोच को आधार मान करके उन्होंने कुछ कार्य किए हैं। उन्होंने अपना लेखन किया है, अपने भाषण दिए हैं, और उसी के साथ साथ एक स्कूल भी उन्होंने शुरू किया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये पहला भाग आपको पसंद आया होगा या फिर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।